अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियाँ। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये किसी तरह भी मुमकिन नहीं था वो दमे रिसीव करने न आता। इसके अलावा कर्नल शवालू ने कैथी ब्राउन की बीमारी का बहाना किया। ये बहाना भी कमजोर था। उसे शायद अंदाजा नहीं था कि कैथी मुझ पर किस तरह जान छिड़कती है। उसे मालूम होता था वो कोई जानदार बहाना गढ़ने की कोशिश करता। मैं कई कई सीढ़ियां फलांगता हुआ ऊपर चढ़ने लगा। तहदीब और बुढ़ खतरे में थे। उन दोनों में से किसी को भी अंदाजा नहीं हो सका कि कर्नल शवालू जेल है, और मुझे ये अंदाजा नहीं था कि वो किस ग्रुप का आदमी है। बज़ाहिर तो यही मालूम होता था कि उसका ताल्लुक ब्रैंडल से होगा। ताम ये अंदाजा फिर भी नहीं लगाया जा सकता था कि हमारे बारे में उसके अज़ाइम क्या है। ऊपर पहुंचे मेरी निगाह उन दोनों फौजियों पर पड़ी जिन्हें मैं वीआईपी रूम के दरवाजे पर छोड़ गया था। वो दोनों कॉरिडोर के नुगड़ पर नजर आ रहे थे। गालबन मेरी तलाश उन्हें यहाँ तक खींच लाई थी। आप कहाँ चले गए थे जनाब? उनमें से एक ने कहा, हम तो परेशान हो गए थे। उनके सवाल से साबित हो गया कि वो भी जेली हैं। अगर असली फौजी होते तो कभी ये सवाल न करते। मैं तुम्हें बताकर तो गया था कि मैं कर्नल शवालू के एक काम से नीचे जा रहा हूँ, मैंने कहा, और उन दोनों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। आपने ये कब कहा था कि आप कर्नल शवालू के किसी काम से जा रहे हैं? आपने तो कहा था कि मैं टहलने के लिए निकला हूँ। ये कहा था मैंने पेशानी मसलते हुए कहा। मुझे तो याद नहीं आ रहा। खैर छोड़ो। तफतन बैरे बेतकल्फी से एक के शाने पर हाथ मारा और वो गड़बड़ा गया। दूसरा फौजी भी अलर्ट हो गया था। अब तो मैं वापिस आ गया हूँ। अब तो परेशानी की कोई बात नहीं है ना? नहीं जनाब, अब हमें कोई परेशानी नहीं। उनमें से एक ने सुकून का सांस लेते हुए कहा। बस तो फिर वापस आओ, चलते हैं। मैंने इधर उधर देखा। कॉरिडोर बदस्तूर सुनसान पड़ा था। चार कदम चलकर मैंने अचानक उन पर हमला कर दिया। दाई जाने वाले की गुद्दी पर मैंने एक मखसूस वार किया था और वो तो अपनी गुद्दी पकड़ने की कोशिश में ही ढेर हो गया। बाई जाने वाले ने जरा संभाला लेने की कोशिश की थी, मगर उसकी कोशिश रायगां ही गई थी। एक से निपटने के बाद मेरी तमाम तर तवज्जो का मरकज वो ही था, लिहाजा उसके बचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। पहले के साथ वो भी ढेर हो गया। मैंने जल्दी जल्दी उन दोनों पर कब्जा किया और उन्हें घसीटता हुआ वीआईपी लाउंज के दरवाजे तक ले आया। उन दोनों को दरवाजे पर ही छोड़कर मैं सीधा खड़ा हो गया और फिर तेजी से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। उन दोनों की गनें मैंने उठा ली थी। एक गन मैंने बुढ़ की तरफ उछाल दी अंदर दाखिल होते ही, और दूसरी से कर्नल शवालू को जद पर ले लिया। कर्नल शवालू ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और उसके चेहरे पर बेयकीनी के तासरात फैल गए। यूं जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन न आ रहा हो। अपने हाथ उठा लो और खड़े हो जाओ, जेली कर्नल शवालू। मैंने सफाकी से कहा, तुम्हारा ड्रामा इख्तिताम को पहुंचा। कर्नल उछलकर खड़ा हुआ और उसके एक हाथ ने बड़ी तेजी से हरकत की, इतनी तेजी से कि मैं कुछ देख ही नहीं सका। बस एक सफेद सी चीज मुझे अपने चेहरे की तरफ आती दिखाई दी। मैंने उसे बचने की कोशिश बस जबरी तौर पर ही की थी, मगर उसकी ये हरकत इतनी गैर मुतवक्को थी कि मैं अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद उस चीज की दल से नहीं निकल सका। मालूम नहीं वो क्या चीज थी, मेरे माथे से टकराकर फटी और उससे किसी किस्म का माय निकलकर मेरे चेहरे पर फैल गया था। मेरे हाथ से गन छूट गई और मेरे दोनों हाथ अपने चेहरे पर पहुंच गए थे। मेरे चेहरे पर नाकाबिले बर्दाश्त जलन हो रही थी और मेरे आवाज जवाब देते चले जा रहे थे। मुझे इर्द गिर्द का कोई होश नहीं रह गया था और मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं अंधा हो गया हूँ। चेहरे की जलन बतदरीज बढ़ती जा रही थी। इज्जत में कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं रह गया था, वरना मैं वहां तरह तो नहीं था। बूढ़ और तहदीब भी तो थे और बूढ़ तो मुसल्ला भी था। मैंने खुद उसकी तरफ वो गन फेंकी थी जो मैंने जेली फौजियों को बेहोश करके उनसे छीनी थी। जिस गन से मैंने शवालू को कवर करने की कोशिश की थी वो मेरे हाथ से छूट कर गिर गई थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे शवालू मरदून में मुझ पर तेजाब फेंक दिया हो। चेहरे पर गोया आग लग गई थी। मेरी कुव्वत बर्दाश्त बड़ी तेजी से जवाब देती जा रही थी। मेरा जी चाह रहा था कि अपने चेहरे को दोनों हाथों से रगड़ डालूं, मगर इतना होश तो बहरहाल था कि मैंने अपनी इस ख्वाहिश पर अमल नहीं किया, वरना मुमकिन है मेरे चेहरे की खाल ही उतर जाती। मैं वीआईपी लाउंज के नरम और दबीज कालीन पर विरा माई बेआब की तरह तड़प रहा था। करब का एक समंदर था जो मेरे चारों तरफ लहरें ले रहा था। बेवजूद की गहराई से दर्द की लहरें उठकर मेरे इतराफ बिखले हुए समंदर में शामिल हो रही थी। दर्द की समंदर में गहरी तारीकी थी। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था और मैं इस समंदर में किसी ऐसे तख्त की मानिद बह चला जा रहा था जो किसी कश्ती से टूट कर अलहदा हो गया हो और अब उसकी कोई मंजिल न हो। करब की इस बेकरार समंदर में तारीकी तो थी, मगर सन्नाटा नहीं था। कुछ आवाजें थी, नामानूस और नाकाबिले शनाख्त किस्म की आवाजें। समंदर की लहरों के दोष पर तैरती हुई आवाजें
आपस में गिड-मिड होती हुई आवाजें, ऐसी आवाजें जिन्हें कोई मैनी नहीं पहनाए जा सकते थे। फिर रफ्ता रफ्ता उन आवाजों ने सिमटना शुरू किया और एक दूसरे से अलहदा होना शुरू हो गई। चेहरे की जलन भी हैरत अंगेज तौर पर जायल होना शुरू हो गई थी। जितनी तेजी से उस जलन ने मुझे अपनी लपेट में लिया था, उससे कहीं ज्यादा तेजी से जायल हो गई थी। मगर ज़हन अब भी पूरी तरह मेरे काबू में नहीं आया था। बहुत दूर से कोई आवाज आती हुई महसूस हो रही थी और ये मुहम्जा एहसास था कि मुझे पुकारा जा रहा है। मैंने अपनी समाज पर जोर देने की कोशिश की और ये कहका सुनाई दिया, उठो यार खान और देखो कि बिजात किस तरह उल्ट गई है। इस बार मैंने पहचान दिया, ये कर्नल शवालू की आवाज थी। मेरा ज़हन काम करने लगा था। मैं सोच सकता था मगर मेरे हाथ पैर काबू में नहीं रह गए थे। शायद वो असाब को मफलूज कर देने वाली कोई शय थी जो शवालू ने मुझ पर फेंकी थी। तुम बड़े तरम खान बनते हो, दुनिया में तुम्हारे नाम की शहरा है। देख लो आज तुम किस तरह मेरे सामने बेबस पड़े हो, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हिल भी नहीं सकते। वो मेरा अंदाजा दुरुस्त था, मुझ पर वाकई ही कोई ऐसी चीज आजमाई गई थी जिसके बायस न हिलने जुलने से माजूर हो गया था। शवालू की आवाज मुझे अपने नजदीक से सुनाई दे रही थी मगर मैं उसे देख नहीं सकता था। देखने के लिए मुझे अपने दोनों हाथों को जुम्बश देकर चेहरे से हटाना जरूरी था। मुझे हैरत थी कि तहबीब और बुढ़ को क्या हुआ। दोनों अपनी जगह बहुत माहिर थे, उन पर काबू पाना आसान नहीं था। तनाज शवालू ने उन पर किस तरह काबू पाया होगा। कुछ तो बौदे वाली शवालू की मदहकाना आवाज आई, यहाँ कि तुम जबान को हरकत देने से भी मारूम हो गए हो। शवालू के कहने पर मैंने कोशिश की तो मालूम हुआ कि मैं जबान को हरकत दे सकता हूँ, लेकिन मैं जिस पोजीशन में था उसमें तो कुछ बोलना भी दुश्वार था। गालमन शवालू की इस बात का एहसास हो गया था। वो मेरे करीब आया और मेरे हाथ चेहरे पर से हटा दिए। अब मैं कालीन पर चित पड़ा हुआ था। मैंने आंखें घुमा कर देखा, तहदीब और बूढ़ सोफे पर बेईसो हरकत पड़े थे। वीआईपी लाउंज में शवालू के 2 अफराद और भी मौजूद थे जो तहदीब और बूढ़ पर झुके हुए थे। मालूम नहीं वो लोग क्या कर रहे थे। मरजाना भी उनके साथ ही थी और उसकी हालत पहले से बेहतर नजर आ रही थी, मगर वो अभी तक उसी जगह बैठी थी जहां मैं उसे छोड़ कर गया था। वो दोनों मुआफिजा बनकर पड़े थे जिन्हें मैं दरवाजे के बाहर छोड़ कर आया था। उन्हें देखकर मुझे हैरत हुई। शायद मैं कुछ सोचने के लिए होशो आवाज से बिल्कुल ही बेगाना हो गया था। मैं उन दोनों की मुंतकिली से बेखबर था। उम्मीद है तुम्हारे आवाज ठिकाने आ गए होंगे। खुद को नाकाबिले तस्कीर समझने लगे थे। शवालू ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। तुम्हें मुझसे क्या दुश्मनी है? मैंने दुखते हुए जबड़ों के साथ बमुश्किल कहा। बोलने में भी मुझे दिक्कत महसूस हो रही थी। नहीं जानते तो जान जाओगे। 2 मुआवजों को जेर करके तुम खुद को हीरो समझने लगे थे। मैं तस्लीम करता हूँ कि फिलहाल तुमने मुझे पूरी तरह बेबस कर दिया है, मैंने कहा और शवालू हंस पड़ा। हमने मुकम्मल मंसूबा बनाया है। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि तुम पर क्या गुजरी है और खुद तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारे चुंगल से निकल सको। अगर तुम किसी बैरूनी मदद की तवक्को कर रहे हो तो उसे अपने ज़हन से झटक दो। ठीक है, मैंने कहा, मगर ये भी तो मालूम होना चाहिए कि मेरा कसूर क्या है। तुमने अदनान अब्बासी का जो अशर किया है, क्या तुम उसे अपना कारनामा समझते हो? शवालू ने तंदिया लहजे में कहा। ओहो, तो तुम अदनान अब्बासी के आदमी हो, मैंने अपने लहजे में हैरत पैदा करते हुए कहा। तुम इतने मासूम तो नहीं हो रही। हमने तुम्हारे बारे में बड़ी बारीक बेदी से मालूमात जमा की हैं और तुम भी खूब जानते हो कि हमारा अदनान अब्बासी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैं नहीं समझ सकता कि तुम हो कौन। मैंने बेबसी से कहा, अदनान अब्बासी के सिवा और किसी से तो मेरी दुश्मनी भी नहीं है। और ये मरजाना क्या चीज है जिसे तुम अपने साथ लिए फिरते हो? शवालू ने तंज किया। ये भी अदनान की साथी है, मैंने सादगी से कहा। अदनान को सदा देने के ख्याल से इसे मैं अपने साथ ले आया हूँ। तुम समझते थे कि मोशे आबड़ तुम्हारे उस फोन से धोखा खा जाएगा जो तुमने उन्हें अदनान अब्बासी से कराया था। मैं समझा नहीं। मैंने हैरत से पलके झिपकाई। हैरत की दार के लिए पलके झिपकाने के सिवा इस वक्त मैं कुछ और कर भी नहीं सकता था। तुमने मोशे आबड़ को गलत राह पर डालने के लिए अदनान अब्बासी से फोन कराया कि तुम मरजाना को लेकर फ्रांस रवाना हो गए हो। शवालू ने जहरीले लहजे में कहा, तुम ये भूल गए थे कि उस वक्त तक मोशे आबड़ को मालूम ही नहीं था कि अदनान तुम्हारी कैद में है। तुम्हारे फोन से उसके लिए नई राहें खुल गई। सबसे पहले उन्होंने ये मालूम किया कि अदनान अब्बासी कहाँ है। फौरन मालूम हो गया कि वो अभी तक गायब है। उसके बाद ये नतीजा गज करना क्या मुश्किल था कि अभी तक तुम्हारी कैद में है और तुमने उससे जबरदस्ती फोन कराया। तू शायद मोशे आबड़ को धोखे में रखकर इराक से निकल जाना चाहते थे, मगर तुमने देखा हमने तुम्हें कितनी आसानी से बेबस कर दिया। मैंने वाकई ही ये सोचा था कि रैंडल को धोखे में रखकर बाहिफाजत इराक से निकल सकूंगा, लेकिन मुझे हैरत है कि उसके बावजूद तुम लोग मुझ तक कैसे पहुंच गए। मैंने बेबसी जाहिर करते हुए कहा, गैर मुतवक्के दौर पर हासिल हो जाने वाली कामयाबियों ने तुम्हें मगरूर कर दिया है। हद से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो गए हो।
उसका नतीजा तुम्हें अब भुगतना पड़ेगा। हम तुम्हारे बारे में हर बात जानते हैं। तुम मेकअप के माहिर हो। अगर तुम चाहते तो उम्दा किस्म का मेकअप करके आसानी राग से निकल सकते थे, मगर तुमने इतना हल्का मेकअप किया कि तुम्हें एक नजर में पहचान लिया जाए। तुमने मरजाना पर भी मेकअप करने की जहमत नहीं की। तुम चाहते तो यहाँ गोटेल में जनरल टेरेस को अपनी आमद से उतला कर सकते थे और उसे भी बगदाद में गोटेल के सफीर के सुपुर्द करके मुतमईन हो गए। इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने हैरत से कहा। जनरल टेरेस को इतला पहुंचाना ही मकसूद था क्या? निगरोमा ने इतला नहीं पहुंचाई? उस बेचारे ने तो फोन कर दिया था, लेकिन जाहिर है वो बराह रास्त जनरल टेरेस थे तो बात नहीं कर सकता था। मेरा जहन बहुत तेजी से काम कर रहा था और मैं सवालों की गुफ्तगू की रोशनी में सूरत हाल का तजिया करने की कोशिश कर रहा था। अगर निगरोमा ने फोन करके मेरी गोटेल आमद की इतला दी थी तो वो जनरल के एतमाद के आदमी तक की पहुंची होगी, जबकि थोड़ी देर कबल कैथी से होने वाली गुफ्तगू से जाहिर होता था कि वो हमारी यहाँ आमद से लाइल्म है। वो जिस शख्स ने भी ये पैगाम वसूल किया था उसने जनरल को उससे बाखबर करना जरूरी नहीं समझा था। ये खतरनाक सूरत हाल थी जिसका मतलब ये था कि रैंडल की रसाई कैरज महल के अंदर तक है। उसके अलावा शवालू ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अभी कुछ देर कबल तुमने कैथी ब्राउन को यह बताने तक की जहमत नहीं की कि तुम गोटेल पहुंच चुके हो। मेरा ध्यान भग से उठ गया। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि वो लोग इतने बाखबर होंगे। उन्होंने उस वक्त भी मेरी निगरानी जारी रखी थी जब मैं अपनी दानिश में उनकी नजरों से ओझल हो चुका था। उनकी बाखबरी की इंतहा ये थी कि वो उस गुफ्तगू तक से वाकिफ थे जो मैंने फोन पर कैथी ब्राउन से की थी। कैथी ब्राउन तो उन लोगों की एजेंट होने से रही को टेलीफोन बूथ से आवाज बाहर जा नहीं सकती थी। यकीनन जनरल टेरेस का फोन टेप किया जा रहा था। ये कहना मुश्किल था कि ये काम टेलीफोन एक्सचेंज के जरिए किया गया था या टेरेस महल का कोई शख्स उन लोगों से मिला हुआ था। अगर तुमने कैथी को अपनी आमद से बाखबर कर दिया होता तब भी तुम्हारी बचत की कोई जरूरत निकल आती, लेकिन तुम्हारी उड़ान बहुत ऊंची है। तुमने सोचा कि तुम तन्हाई मुझ पर काबू पा लोगे। कम अज कम इतना ही सोच रहे थे कि मैं यहाँ तनहा नहीं था। मेरे साथ और भी कई लोग थे जिनसे तुम नावाकिफ थे। शवालू का अंदाज मुस्तकिल मदहकाना था और मुझे उसके मुकाबिल में बेबसी जाहिर करनी थी, वरना वो हारगिज़ ना खुलता। उससे मालूमात हासिल करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता था। वाकई मुझसे जबरदस्त किस्म की गलतियां हुई हैं मिस्टर शवालू। मुझे अंदाजा होता कि रैंडल इस कदर ज़हीन है तो मैं मोहतात रहता। मैंने बेचारगी से कहा, तुम्हारे रिगार्ड से जाहिर होता है कि तुम हर इम्कान को बद्देनजर रखते हो। शवालू ने कहा, ओशी आवर्ड का कहना है कि तुमसे गलती तो हो सकती है, लेकिन वो तुमसे किसी गलती की तवक्को नहीं रखते। मालूम नहीं लोग मुझसे क्यों इस कदर तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं। इस एक मामले में देख लो मुझसे कितनी बहुत सी गलतियां सरजद हुई हैं। तुम दूसरों को बेवकूफ बनाने के खब्त में मुबतला हो। तुमने सिर्फ एक गलती की है और वो ये है मोशी आवर्ड को कमतर समझने की गलती। तुम्हें उनके बारे में सही मालूमात मिल जाती तो तुम इतनी आसानी से हमारे काबू में नहीं आ सकते थे। तुम ठीक कह रहे हो शवालू, मुझे वाकई रैंडल के बारे में अंदाजा नहीं था। मैं समझ रहा था कि उसकी ज़हनी सतह भी आम मुजरमों की तरह होगी। आम मुजरमों की तरह? शवालू ने तमस्कर अमेज लहजे में कहा, तो बोशी आवर्ड के लिए मुजरिम का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो, जबकि वो एक आला दर्जे के आर्टिस्ट हैं। मुमकिन है वो इससे भी बड़े आर्टिस्ट हूँ जितना तुम उन्हें करार दे रहे हो, लेकिन मेरी नजर में उसकी हैसियत एक मुजरिम से ज्यादा नहीं है। वो एक पैनल इकवामी मुजरिम है। इस मुकाम पर मैं तुम्हारा और मोशी आवर्ड का मुवाजना करूं तो वो तुमसे कहीं बड़े आदमी साबित होंगे। उन्हें मुजरिम करार दे रहे हो, मगर उनकी सख्त हिदायत है कि तुम्हें या तुम्हारे किसी साथी को जर्रा बराबर भी नुकसान ना पहुंचने पाए। अगर रैंडल ने इस किस्म की हिदायत जारी की है तो इसमें भी उसका कोई मफाद पोशीदा होगा। इस मुवाजने के जरिए तुम मुझ पर उसकी बड़ाई साबित नहीं कर सकते। अगर तुम मोशी आवर्ड को गालियां देने लगो तब भी मुझे गुस्सा नहीं आएगा। शवालू ने मुस्कुरा कर कहा, हमें इस चीज की खुसूसी तरबियत दी गई है। तुम गलत समझ रहे हो। मैं हर हाल में सच बोलता हूँ। तुम्हें गुस्सा दिलाना हरगिज़ मेरा मकसद नहीं था। कैदीब और बुढ़ पर झुके हुए दोनों अफराद अलहदा हट गए थे। उनके हटने पर मैंने देखा कि उन्होंने कैदीब और बुढ़ के साथ क्या कारस्तानी की है। वो दोनों अब बिल्कुल स्याह नजर आ रहे थे। उन लोगों के पास कोई ऐसा सियाल था जो उनकी रंगत तब्दील करके स्याह कर देता था। जिल की रंगत तब्दील कर देने वाला यह सियाल बेकअप के लिए आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारे लिए क्या हुक्म है जनाब? उन दोनों में से एक ने कहा जो तहदीब और बुढ़ पर झुके हुए थे। अब इसकी रंगत भी तब्दील कर दो ताकि हम आइंदा मरले पर अमल शुरू कर सके। शुआरू ने कहा और जिसने सवाल किया था वो बड़ी नियाजमंदी से सर को खम करके मेरे नजदीक चला आया। मुझे मालूम नहीं था कि तहदीब और बुढ़ पर क्या गुजरी है। मैं तो अब तक यही समझता रहा था कि वो दोनों बेहोश हैं, लेकिन जब मैंने तहदीब की आवाज सुनी तो मालूम हुआ कि वो मेरी तरह असाब ज़दगी का शिकार हुए हैं।
हम तुम्हें अंदाजा हुआ अली कि मैं मोहतात रहने पर इसरार क्यों कर रही थी? दरअसल बात बातें ठोकर खाए बगैर समझ में नहीं आती। मैंने कहा बहरहाल मुझे अंदाजा हो गया है कि मुकाबले पर कितना ज़हीन मुजरिम है, लेकिन अब अंदाजा होने का क्या फायदा? शवालू ने क्या कान लगाते हुए कहा, इसलिए कि जो हमारे चुंगल में एक बार फंस जाए वो कभी निकल नहीं सकता। मुमकिन है कभी कोई बचकर निकलने में कामयाब हो ही जाए। मैंने कहा इतने यकीन के साथ कोई दावा मत करो। मोशरी हार्वर्ड साइंटिफिक असूलों के तहत काम करते हैं, इसलिए अगर तुमने इस किस्म की कोई तवक्को व्यवस्था कर रही है तो उसे हर फेर गलत की तरह मिटा दो। मेरा मशूरा भी यही है। बुढ़ आवाज आई। मोशरी हार्वर्ड बड़े मुखलस आदमी मालूम होते हैं। मुझे स्याहवाम बना दिया ताकि स्याहवाम लड़कियों से इश्क करने में मुझे कोई दिक्कत ना हो। स्याहवाम लड़कियों से इश्क करने की क्या जरूरत है? शवालू ने कहा हम तुम्हें हसीन तरीन लड़कियों की एक पूरी खेप फराम कर सकते हैं, वो तुमसे इश्क भी करेंगी। सफेदवाम लड़कियों से मेरा दिल भर चुका है मिस्टर शवालू, बिल्कुल फीका शलगम मालूम होती हैं। कोई बात नहीं मिस्टर बूट, शाहवाम लड़कियों का बंदोबस्त करना भी हमारे लिए कोई मसला नहीं है। मैं किराए की लड़कियों से इश्क करना अपनी तौहीन समझता हूँ। बूढ़ ने वसीले लहरे में कहा मैं आजाद आदमी हूँ और आजाद लोगों को ही पसंद करता हूँ। तो फिर ज़ियावामों का तस्वुर भी ज़हन से निकाल दो, ये लोग सदियों से गुलाम चले आ रहे हैं। शवालू ने कहा और मैं चौंक पड़ा। उसके इस जुमले से साबित हो गया था कि वो शाहवाम नहीं है। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है मिस्टर शवालू कि तुम कुछ आजाद सफेदवाम लड़कियों को मेरे लिए स्याहवाम बना दो? बूढ़ ने बड़ी मासूमियत से कहा और मुझे बेसाख्ता आंती आई। किसे मैंने बड़ी मुश्किल से जब्त किया। क्यों नहीं हो सकता मिस्टर बूढ़? शवालू ने बड़ी संजीदगी से कहा हम अपने मेहमानों का बहुत ख्याल रखते हैं। क्या खाक ख्याल रखते होगे? बफलूज करके तो डाल रखा है, ऐसे में आदमी क्या खाकिश करेगा? मैं फिक्र रहो मिस्टर बूढ़, तुम लोगों की ये कैफियत आरवी है और जल्द तुम लोगों का कोई मुनासिब बंदोबस्त कर जाए। बहुत जल्द तुम लोगों का कोई मुनासिब बंदोबस्त हो जाएगा और तुम पहले की तरह अपनी मर्जी से जो चाहोगे कर सकोगे। लेकिन मैं तो समझता था कि हम तुम्हारे चुंगल में फंस गए हैं, तो अब तुम हमें जिंदा नहीं छोड़ोगे। बूढ़ ने कहा हम किसी को रियायत देने की बात करते हैं तो वाकई रियायत देते हैं, रेहान दिली का प्रोपेगेंडा नहीं करते। हम कुछ तो खून के खिलाफ हैं और हमारी ये पॉलिसी हमारे अमल में भी नजर आएगी। इस वक्त तुम लोग हमारी कैद में हो, क्या हम तुमसे अदनान अब्बासी का इंतकाम नहीं ले सकते? लेकिन देख लो कि अब तक तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं की गई। बहस 15 मिनट के सलूक की बुनियाद पर क्या फैसला किया जा सकता है? मैंने कहा असल मुजरिम तो तुम ही हो। शवालू ने हंस कर कहा लेकिन मोशी हार्वर्ड की तरफ से तुम्हें ये यकीन दिलानी करा रहा हूँ कि तुमसे कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा। तुम लोग तो बहुत अच्छे मालूम होते हो। बूढ़ बोला हमारी मालूमात के बिल्कुल बरक्स सिर्फ मालूम होते हैं। शवालू ने क्या लगाया अच्छे हैं नहीं, बहुत अच्छे बेसर शवालू। बूढ़ ने तारीफी अद्दाल में कहा अक्सर लोग इससे बहुत मुख्तलिफ होते हैं जैसा कि वो कहते हैं। मैंने कहा याद अगर तुम लोग अच्छे मालूम होते हो तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि तुम दर हकीकत अच्छे ही हो। हम तुम्हारी नस नस से वाकिफ हैं अली। शवालू ने तमस्खराना लहजे में कहा तुम अपनी बातों से उरीफ को ऊर्जा दिलाते हो, उससे अकल सल्ब हो जाती है और तुम अपने उरीफ पर काबू पा लेते हो। तुम्हारा ये हरबा हम पर कारगर नहीं होगा। मैंने तुमसे कहा था कि मैं हर हाल में साफ गोई का आदी हूँ। अगर तुम्हें मेरी साफ गोई बुरी लग रही है तो मुझे अफसोस है। हम तुम्हें दिखाएंगे कि हम क्या है। शवालू ने कहा हम पर तुम्हारा कोई अरबा भी कारगर नहीं होगा। इतनी देर में मुझे भी शाहवाम बना दिया गया था कि शवालू के इशारे पर हम लोगों के इंजेक्शन लगाए गए। बहरूज तो हम पहले ही थे, इंजेक्शन के असर से बेहोश हो गए। मैं एक जजीरे पर होश में आया। सुबह होने वाली थी। तहजीब और बूढ़ मेरे साथ ही खुले आसमान तले समंदर के किनारे रेतली जमीन पर पड़े थे। अब हम स्याहवाम नहीं रहे थे। मैं तेजी से उठ बैठा। फिजा में अच्छी खासी खनकी फैली हुई थी और उफक पर फैली हुई सुर्ख सूरज की आमद की तरह दे रही थी। समंदर हमसे फासले पर था मगर लहरों का शोर हम तक पहुंच रहा था। अकम में दरख्तों और बेतरतीब झाड़ियों के झुंड नजर आ रहे थे और समंदर के ऊपर आसमान पर परिंदों के गोल शिकार की तलाश में गोता लगाने को बेचैन थे। मैं उठकर खड़ा हो गया। मालूम नहीं हम किस मुकाम पर थे। समंदर की सतह पर ताद्दे निगाह कोई मुतर्रक शय दिखाई नहीं दे रही थी। गोया हम इस जजीरे पर कैदी थे। मुझे यकीन था कि ये जजीरा आम समुद्री रास्ते से हट कर होगा और हमारे उरीफों ने इसे अपनी अमाजगाह बना रखा होगा, वरना मैं यहाँ लाकर हरगिज़ ना फेंका जाता। तहजीब और बूढ़ी यके बाद दिगरे होश में आए और दोनों ने मुझसे एक ही सवाल किया हम कहाँ हैं? मैं भी अभी होश में आया हूँ। मैंने कहा मुझे यकीन है कि ये कोई गैर आबाद जजीरा है जिस पर किसी हुकूमत का दावा नहीं होगा। क्या यह जरूरी है कि यह कोई जजीरा ही हो? बूढ़ ने कहा होना तो जजीरा ही चाहिए, अगर ना हुआ तो मुझे हैरत होगी। हम उनके कैदी थे और उन्होंने ये सब कोई तफरिया नहीं किया होगा। सिर्फ जजीरा ही एक ऐसी जगह होती है जहाँ से फरार नहीं हुआ जा सकता।
मुझे तुमसे इख्तलाफ है चीफ। शवालू उन्हीं लोगों का आदमी था और किस कदर शरीफ था। तुमने देखा नहीं कि उसने हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं की। मुझे यकीन है कि उसने अपना वादा पूरा करते हुए हमें रिहा कर दिया है। कौन सा वादा बूढ़? मैंने हैरत से कहा, तुम दोनों के दरमियान वादे कब हो गए? उसने एयरपोर्ट पर मुझसे कहा नहीं था कि तुम लोगों की ये कैफियत आर्जी है, बहुत जल्द तुम पहले की तरह अपनी मर्जी से जो चाहोगे कर सकोगे। तुम इतने सीधे कब से हो गया बूढ़? शवालों की बात पर इतनी आसानी से यकीन कर दिया? इतनी आसानी से तो खैर नहीं किया चीफ। उसका रवैया इस बात का गवाह था और उसने हमें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई थी। क्यों मैडम? मैंने तो अरी से पहले ही कहा था कि रैंडल खतरनाक आदमी है, उसे छेड़ना तक ठीक नहीं होगा। मगर वो अनी क्या जिसने किसी की सुन ली हो? तहजीब बोली, जब शवानू इतना खतरनाक है तो खुद रैंडल का क्या आलम होगा? साबित हुआ कि मेरे लिए खामोशी और गुमनामी से ही सरगर्म अमल रहना बेहतर था। पर मुस्कुरा कर कहा, ना तुम लोग मुझे तलाश करते हुए मुझ तक पहुंचते और ना हम इस हाल को पहुंचते। रैंडल से उलझने वाली हरकत की जिम्मेदार तन्हा तुम हो। मैंने तुम्हें हर तरह से खबरदार कर दिया था, मगर तुम किसी की सुनते ही कब हो? तहजीब के लहजे में शिकायत थी। यह बहल तुम्हारी गलतफहमी है तहजीब। पहले संजीदगी से कहा, रैंडल से उलझता या ना उलझता ये नौबत जरूर आती। मैं ऐसा नहीं समझती। अगर तुम अदनान अब्बासी से फोन ना कराते तो उसे कैसे मालूम होता कि तुम कहाँ हो? उस टेलीफोन से कोई फर्क नहीं पड़ा तहजीब। ये उसे पहले से मालूम था कि मैं जिंदा हूँ और इराक में हूँ, मगर उसे यकीन नहीं था अगर तुम फोन ना कराते तो उसी उलझन में रहता कि कहीं मुमकिन है तुम इराक से निकल गए हो। तुमने एक फैसला कर दिया है, इसलिए दूसरे रुख पर नहीं देख रही। सवाल ये पैदा होता है कि गोटेल के एयरपोर्ट पर ही हम पर क्यों मुसीबत नाज़िल हुई? क्या मैं उसे ये भी बता देता कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ? ओह, तहजीब चौंक पड़ी। ये बात काबिले गौर है। आखिर जनरल टेरेस खुद क्यों नहीं आया? दिगरुमा ने उसे फोन तो कर दिया होगा। अब तुमने दुरुस्त लाइनों पर सोचना शुरू किया है। मैंने मालूम कर लिया था कि कहती बरून हमारी गोटेल आमद से लाइन थी, लेकिन तुम तो हमारे साथ थे। तहजीब हैरान होकर बोली, तुमने कहती बरून से किस तरह मालूमात हासिल की? मैं वीआईपी लाउंज से निकलकर उसे फोन करने ही तो गया था। मुझे सवालों पर शुबा हो गया था। मेरे ख्याल में तो तुम्हें यकीन हो गया था। तहजीब ने कहा, तुमने यादगार आजादी के बारे में जो बात कही थी, हाँ उससे सिर्फ ये तस्दीक हुई थी कि सवालू गड़बड़ आदमी है। इसके खिलाफ कोई कदम उठाने से कबल मैं ये मालूम करना चाहता था कि कहीं जनरल टेरेस या कहती बरोन को तो कोई नुकसान नहीं पहुंच गया। फोन करने से ये अंदाजा हो गया कि वो दोनों खैरियत से हैं और उन्हें हमारे बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। जब उन्हें कुछ मालूम नहीं था तो फिर इन लोगों को हमारे बारे में किस तरह इल्म हो गया? बुढ़ ने कहा, जहां तक मेरा अंदाजा है दिगरुमा ने हमारी हदायत के मुताबिक जनरल टेरेस को फोन किया होगा कि उसके सेक्रेटरी ने अटेंड किया होगा और यह इतला वहीं से इन लोगों तक पहुंची है। क्या इन लोगों की रसाई टेरेस महल के अंदर तक है चीफ? बुढ़ ने हैरत से कहा, इस तरह तो जनरल टेरेस को भी खतरा लाक है। नहीं, जनरल टेरेस को कोई खतरा नहीं है। रैंडल जैसे लोगों की रसाई हर जगह तक हो सकती है अगर वो ख्वाह मुख्वाह की उलझनों में पढ़ने से गुरेज ही करते हैं। उसका उल्लू तो सीधा हो गया, लिहाजा अब टेरेस महल में उसका कोई आदमी नहीं मिलेगा। और ये मेरी बात का जवाब भी है। तहजीब मुस्कुराई, तुम ये कहना चाहते हो कि अगर तुम रैंडल को अदनान से फोन ना कराते तब भी उस तक तुम्हारी गोटेल आमद की इतला पहुंच जाती? बिल्कुल यही बात है। चूंकि रैंडल को मेरी तलाश थी इसलिए उसने हर ऐसी जगह अपने आदमी पहुंचा दिए होंगे जहां मेरी आमद का जरा सा भी इम्कान हो। बिलफर्ज मैं अचानक जनरल टेरेस के पास पहुंच जाता तब भी उस तक इतला जरूर पहुंचती। अब ये नहीं कहा जा सकता था कि उसने जनरल टेरेस के मुलाजमीन को खरीद लिया होगा या उन्हें अगवा करा के अपने आदमी असल आदमियों की जगह पहुंचवा दिए होंगे, लेकिन ये तय है कि अब वहां उसका कोई आदमी नहीं होगा। लेकिन तुमने देखा कि वो और उसके आदमी किस कदर बरकरफ्तार हैं। तहदीद ने कहा, कितने कम वक्त में उन्होंने तमाम इंतजामात कर लिए हैं।